छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप सट्टा मामले जैसे कई मामलों को लेकर के सीबीआई के पड़े छापे की चर्चा छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे दिल्ली तक है। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सियासत जारी है। आपको बता दें कि कल महादेव ऐप सट्टा जैसे कई गंभीर मामलों को लेकर के सीबीआई ने छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लगभग 60 जगहों पर एक साथ रेड की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के ऊपर में जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। इसके साथ ही इस मामले को लेकर के कई अधिकारियों के यहाँ भी कल ईडी की सीबीआई की जो है रेड पड़ी है। इस मामले को लेकर के लगातार सियासत जारी है। वहीं इस रेड को लेकर के आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित जो है तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इस मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि मुझ पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही है। उन्होंने कहा महादेव ऐप सट्टा मामले को लेकर के सबसे बड़ी कार्यवाही हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने की थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के महादेव ऐप सट्टा को बंद कराने को लेकर के प्रधानमंत्री को पत्र हमने लिखा। इसके साथ ही कहा इस मामले पर कठोर नियम हमारी सरकार ने बनाई और उन्होंने कहा कि सारे काम हमने किए, मगर केंद्र सरकार जिस पर कार्रवाई करती है उन्हीं पर जो है कार्रवाई कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के आज कांग्रेस पूरे जो है प्रदेश भर में जो है धरना प्रदर्शन की और जो है केंद्र सरकार के पुतले भी फूके। उनका कहना है कि कांग्रेस को आवाज को दबाने के लिए लगातार द्वेषपूर्ण जो है केंद्र की सरकार जो है कार्रवाई जो है कांग्रेस के जो बड़े लीडर है उन पर कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में इन दिन सियासत तो जारी है, मगर इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय ने जो है कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो कोई भी हो महादेव ऐप सट्टा से जुड़े उन्हें बख्शे नहीं जाएंगे। ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि किसने जो है महादेव ऐप सट्टा का लत युवाओं को लगाया। अगर इस लत को जो भी लगाया हो और जो भी देश के युवा को बर्बाद करना चाहते हैं उन्हें बख्शे नहीं जाएंगे, कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही। फिलहाल इस मामले को लेकर के सियासत जारी है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में लगातार पिछले दिनों से क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जिसमें फरीदाबाद के बिष्णु कॉलोनी में एक रहने वाली डॉक्टर की एक जो है मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अब आरोप जो है उसके पति पर लगाया है। दरअसल 34 साल की प्रियंका अपने क्लिनिक पर ही रहने का काम करती थी और उसकी डेड बॉडी भी क्लिनिक के ऊपर छत पर बरामद हुई है। प्रियंका की बहन पूजा का कहना है कि प्रियंका की लड़ाई झगड़ा उसके पति से चल रहा था और दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। ऐसे में भगत सिंह पर आरोप लगाते हुए पूजा ने कहा कि उसके पति की लगातार प्रियंका से लड़ाई झगड़ा रहता था और पिछले दिनों भी उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि मर्डर एक का करूं या दो का सज़ा दो एक ही मिलेगी। तो इसी कड़ी में पिछले दिनों भी भगत सिंह और उसकी सास प्रियंका से मिलने क्लिनिक पर आई थी और बच्चे को लेकर अपने साथ चली गई। ऐसे में पूजा कई बार प्रियंका को फ़ोन करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, जिसकी शिकायत उसने आदर्श नगर थाने में भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पूजा ने अपने किसी परिचित वकील के पास संपर्क साधा और कोर्ट पहुंचकर मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अब पुलिस के पास पहुंचकर परिवार वालों ने जब इस मामले में जानकारी हासिल की तो पाया कि क्लिनिक के अंदर ही प्रियंका का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने हालांकि अब पूरे मामले को जांच करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। तो वहीं अब पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला पारिवारिक है और अब इसी कड़ी में आगे की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद में बीते दिनों से लगातार क्राइम वारदातें जो है बढ़ रही है, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे लोग जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले पुलिस की कोई भी खौफ या किसी भी तरह का डर लोगों में नहीं देखने को मिल रहा। ऐसे में अब पुलिस कैसे इन मामलों को निपट पाएगी और कैसे जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर पाएगी, यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24 न्यूज़, फरीदाबाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसको लेकर अब परिवहन विभाग सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिएगा कि हाल ही में यदि हम देखा जाए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी देहरादून के अंदर की बात करें या फिर अन्य ज़िलों की बात करें, तमाम ज़िलों में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएँ लगातार होती हुई नज़र आ रही हैं। और ताज़ा मामला एक डोईवाला के टोल प्लाजा का है, जहाँ पर एक कार में डंपर ने टक्कर मारी थी और जिसके बाद उसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं परिवहन विभाग लगातार सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे लोगों पर, ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रहा है कि जो ओवरलोडिंग का काम कर रहे हैं या फिर ओवर स्पीड का काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि ओवर स्पीड के कारण और ओवरलोडिंग के कारण ही सबसे अधिक हादसे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जल्दी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और 4 धाम यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो वाहनों की कतार है वो लंबी लग जाती है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना भी बनी रहती है। इस पे तरह के हादसे ना हो उसके लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। और 4 धाम यात्रा पे भी जिस तरीके से देखा जाए कि जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह का हादसा उत्तराखंड में ना हो, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो उपाय हैं वो परिवहन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे हैं। हालांकि जागरूकता अभियान भी परिवहन विभाग की तरफ से चला जा रहा है, क्योंकि परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के हादसे उत्तराखंड के अंदर लगातार देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग और इसके साथ ही नशे की हालत में कहीं ना कहीं इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। और इस तरह के मामले ना हो उसके लिए लगातार जागरूकता अभियान परिवहन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो नशा है उससे बाज नहीं आते हैं और उसके बाद भी नशा करने के बाद भी वाहन चलाते हैं। तो ऐसे लोगों पर अब चालानी कार्रवाई के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी उत्तराखंड पुलिस कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड पुलिस का जो अभियान चल रहा है या फिर कहा जाए कि परिवहन विभाग का जो अभियान चल रहा है कि जो शराब के नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाया जा रहा है, उसके बाद कितनी रोक इन हादसों पर लगती है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराजगढ़, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों के लिए यह मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा परेशान भरा रहा मौसम के लिहाज से, क्योंकि मार्च के महीने में ही लोगों को इतनी ज़्यादा तेज़ धूप का सामना करना पड़ा कि लोगों के पसीने छूट गए। तेज़ धूप के साथ साथ चिलचिलाती गर्मी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी रही। दिन के समय तो लोगों को गर्मी से बचने के लिए मार्च के महीने में ही, शुरुआत में ही एयर कंडीशन का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि अगर हम बुधवार की बात करें यानी कल की बात करें तो कल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जो कि तकरीबन 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी मार्च के महीने में ही आप ये देख सकते हैं कि जो तापमान है वो तकरीबन 39 डिग्री सेल्सियस को टच कर चुका है। इससे पहले जो मौसम इतना ज़्यादा गर्म रहा था मार्च के महीने में, वो तकरीबन साल 2022 में 31 मार्च को रहा था। और उसके बाद अब कल बुधवार को दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है वो 38.9 डिग्री सेल्सियस छू गया, जिसने कहीं ना कहीं लोगों के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ों पर सक्रिय हुआ है उसका असर मैदानी इलाकों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों का ये जो पूर्वानुमान है वो सच साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज 27 मार्च है और आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिली। आप अभी भी देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि जो धूप की तेज किरणें लोगों पर पड़ रही थी वो आज सुबह से नहीं पड़ती हुई दिखाई दी। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के जो आसमान में बादल हैं वो कहीं ना कहीं छाए हुए दिखाई दिए। मौसम विज्ञान विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके अनुसार अब अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर समेत जो उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाके हैं वहां पर मौसम में थोड़ी नरमी बरतती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना जताई है। लेकिन 3 दिन बाद जो है एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और जहां मैदानी इलाकों में 3 दिन तक राहत है, वही 3 दिन के बाद दोबारा जो तापमान है वो लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जिससे लोगों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।
नमस्कार, मैं देव प्रकाश। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। ईद के पहले भाजपा के द्वारा मुस्लिम समाज को बहुत बड़ी तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल के आवास पे 32,000 सौगाते मोदी किट तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस किट में एक धोती, एक लुंगी, एक साड़ी और सेवइयाँ रहेंगी और साथ ही साथ इसमें इत्र एवं खाद्य पदार्थ इसमें रहेंगे। मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बताया कि ईद के पहले मोदी सरकार के द्वारा बहुत बड़े तोहफा पूरे देश में सौगाते मोदी किट तैयार किए जा रहे हैं। तकरीबन पूरे देश में 32 लाख मुस्लिम समाजों को ये किट वितरण किया जाएगा। उसी क्रम में राजधानी पटना में भी भाजपा के 32,000 पदाधिकारियों के द्वारा 32,000 सौगाते मोदी किट तैयार किए जा रहे हैं और इस किट के अंदर एक लुंगी, एक साड़ी और सेवइयाँ रहेंगी। साथ ही साथ शक्कर, इत्र एवं अन्य खाद्य सामग्री सामान रहेंगे। पूरे देश में ये वितरण किया जाएगा किट को। और राजधानी पटना में कल चांद दिखने के पहले खासकर जो गरीब तबके के मुसलमान भाई हैं, जो पसमानदा समाज से आते हैं, जो गरीब है, जो सही ढंग से ईद नहीं मना सकते हैं, उनके लिए ये किट तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो पसमानदा समाज के जो गरीब तबके के समाज मुसलमान परिवार है, उनके लिए ये किट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि वो ईद सही तरीके से ईद मना सकें और ईद में शामिल हो चुके। ये तो दानिश इकबाल ने बताया कि ये तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब पूरे देश में पसमानदा समाज के जो मुस्लिम गरीब परिवार के मुस्लिम हैं, उन्हें ये वितरण किया जाएगा। उसी क्रम में आज राजधानी पटना में भी पूरे उनके आवास पर 32,000 पदाधिकारियों के द्वारा 32,000 किट तैयार किए जाएंगे एवं मस्जिदों में ये किट को वितरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़ पटना। महाराष्ट्र में अब दूध से में मिलावट पर सख्त एक्शन की तैयारी में है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद। महाराष्ट्र सरकार ने दूध में मिलावट पर सख्ती बरतते हुए मक्कों का कानून लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है, जिसमें मिलावट करने वालों को कड़ी सजा देने की बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार अब दूध में मिलावट करने वालों को मक्कों का कानून के तहत सजा देने की तैयारी कर रही है। अभी तक इस अपराध में केवल 6 महीने की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे 3 साल तक बढ़ाने और जमानत मुश्किल करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि सख्त कानून से मिलावट माफिया पर लगाम लगेंगी। अगर मक्कों का लागू होता है तो दोषियों को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब देखना है कि खास तौर से इस फैसले का क्या असर होता है और जो मिलावटी माफिया है इस पर कितना सतर्क होते हैं। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से कर्नाटक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से कोविड का स्कैम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर। कर्नाटका से कोविड में जो खरीदी की गई है 10 रुपये की कीमत मेडिसिन की होते हो 20 रुपये के इस पे ख़रीदा गया है। इसको लेकर डिप्टी CM DK शिवकुमार बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। 29 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने की इम्कान है। कर्नाटका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जानिब से जो कोविड में मेडिसिन हो, PP किट हो जो खरीदी की गई थी, वो दुगना अमाउंट देकर खरीदी किया गया था। इसको लेकर कल बुधवार के रोज़ कैबिनेट के सब कमेटी की जानिब से DK शिवकुमार डिप्टी CM के नेतृत्व में कल एक मीटिंग हुई, जिसमें ये कहा गया कि कोविड में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसको लेकर बहुत संजीदगी से DK शिवकुमार ने कहा 29 अधिकारियों के साथ कार्रवाई होगी। अब ये देखना होगा कि डिप्टी CM DK शिवकुमार ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं, क्योंकि कल एक सब कमेटी
के ताल्लुक से मीटिंग में ये कहा गया है कि 29 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोविड के दौरान पीपी किट हो या मेडिसिन्स हो, इसमें दुगना अमाउंट यानी कि एडिशनल अमाउंट देकर खरीदी की गई है और जहां तक हो सके एक्सपायरी डेट के मेडिसिन्स भी खरीदी हुए हैं। कोविड-19 में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसे वक्त में कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा स्कैम और 29 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, और इसी को लेकर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्र प्रकाश पाटिल ने कहा कि इसकी तहकीक सीआईडी के द्वारा की जाएगी। अभी देखना ये होगा कि सिद्धरामैया सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। कोविड में जो धांधली जो हुई है इसको लेकर एक कर्नाटका की सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। अब इन अधिकारियों के साथ क्या कार्रवाई होती है आने वाले वक्त को ही देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी, सिटी रिपोर्टर, बेंगलोर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर कल करनी सेना के जो हजारों की तादाद में पदाधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की थी और उपद्रव मचाया था। हालांकि इस दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर आगरा पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें एक राज्यसभा सांसद के बेटे रंजीत सुमन ने दर्ज कराई है, तो वहीं एक आगरा पुलिस ने दर्ज कराई है। आगरा पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि जो करनी सेना के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां बवाल मचाया था, तोड़फोड़ की थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि आगरा पुलिस ने करनी सेना के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर थाने ले आए थे, लेकिन देर रात ही उनको थाने से जमानत दे दी थी, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के समर्थकों में भारी रोष उनके नजर दे आया था। इसी को चलते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार जो दलित समाज है वो दलित सांसद के ऊपर आवास पर हुए हमले को लेकर जो नाराजगी व्यक्त कर रहा है और उनके समर्थन में उतर आया है। वहीं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक और जो नेता हैं वो भी अपने सांसद के पक्ष में उतर आए हैं और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, कहीं ऐसी घटना दोबारा से ना हो जाए। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनके आवास के बाहर भारी तादाद में फोर्स तैनात की गई है, साथ ही साथ सिविल ड्रेस में भी वहां पर फोर्स लगा दी गई है, कहीं आगे कोई ऐसी तस्वीर देखने को न मिले। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति जो गर्मा रही है, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो इस तरीके की जो तस्वीर उत्तर प्रदेश में निकल करके आई है, वो चूंकि पीडीए के नेता हैं और दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, तो कहीं न कहीं दलित वर्ग है उसमें जो भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक है, तो इसको देखते हुए जो सियासी दल है वो अपनी ओर गोटी बैठाने के लगे हुए हैं। आगरा से JK24/7 न्यूज के लिए परवेज लोधी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में, और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने इस पे सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं, उसी तरह से मदरसे भी संचालित हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सिर्फ मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य में संचालित हो रहे बहुत सारे ऐसे सरकारी गैर सरकारी स्कूल हैं जिनमें मदरसों से भी भारी कमियां हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और जो मदरसे नियम कानून के तहत भी चल रहे हैं उनको भी इलीगल बता के बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि उन्हीं मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो सरकार के तहत तय मापदंडों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे 150 से अधिक मदरसों के खिलाफ अब तक उत्तराखंड सरकार सीलिंग की कार्रवाई कर चुकी है, जबकि इन मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच भी कर रही है। तो इस तरह से देखे मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड की कार्रवाई को लेकर के राज्य में सियासत भी तेज हो गई है और आने वाले समय में इस मुद्दे पे और भी सियासत होती हुई देखी जाएगी।
कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।